कि आपके साइड कोई भी एक पत्थर फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, तो फिर वो अनलॉफुल हो गया, देन इट इज अनलॉफुल। बट पीसफुल प्रोटेस्ट का भी कृषि बिल भी जो आया था उस पर पंजाब में कितना उसमें हुआ था, वो रोड ब्लॉक करते थे, सारा अनलॉफुल है, सारा अनलॉफुल है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डाउट और नो डाउट कि ये सब अनलॉफुल नहीं था, सारा अनलॉफुल था, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव ही था कि तंग करना, पब्लिक को तंग करना, डिस्ट्रक्शन करना, पब्लिक पीस को हार्मोनाइज करना। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही था। जो चक्का जाम किया जाता है, जो भारत बंद होता है, चक्का जाम किया जाता है, स्टेट में बंद किया जाता है, ये सब क्या है? ये सब आप पब्लिक पीस को ही तो तकलीफ पहुंचा रहे हैं। सर तो गवर्नमेंट भी डिक्टेटोरियल स्टेप उठाने लगेगा तो ये तो लास्ट रिजॉर्ट होता है ना सिटीजन का। प्रोटेस्ट इज नेवर ए रिसोर्ट। आपके पास लीगल राइट है, आपके पास लीगल राइट है बोले तो, आपके पास लीगल राइट है, आप कोर्ट जाइए, यू कैन गो टू अ कोर्ट। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आई डोंट थिंक यू शुड आंसर दिस वे। आप अगर नेता होते, पॉलिटिशियन होते तो हम सोच सकते थे, ठीक है, बट यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन, यू आर अ लॉ स्टूडेंट, सो यू शुड आंसर लीगली। पहला चीज आपका होना चाहिए कि आपको लीगली बात करनी है और लीगल पॉइंट्स पे बात करनी है। बीइंग अ इंटेलेक्चुअल पर्सन, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आपको कोई भी अगर आपसे पूछेगा या बात करेगा तो ही विल जस्ट आस्क फॉर योर एडवाइस। वो आपको समझेगा कि यू आर काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन, आपको रूल्स रेगुलेशंस हर चीज़ की पता है, तो इसीलिए आपको हमेशा किसी को भी एडवाइस देना है। अब कल को आपके पास क्लाइंट आएगा, वो बोलेगा कि सर हमको, मेरे साथ ये हुआ, हम क्या करें, तो आप क्या बोलिएगा? नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, कोर्ट में बहुत टाइम लगता है ऑर्डर आने में, जाओ जाके उसको गोली मार दो। इज दिस द वे यू विल रिप्लाई? हम उतना एक्सट्रीम स्टेप यही बोलेंगे लेकिन नहीं, हम करें इतना एक्सट्रीम स्टेप भी नहीं उठाने के लिए बोल रहे हैं सर, लेकिन ये प्रैक्टिकल पर्पस में यही होता है कि हाउ विल यू डिफाइन अ स्टेप इज एक्सट्रीम और नॉट? आप वेट कीजिएगा कि उस प्रोटेस्ट के पास कुछ वायलेंस हो। आप तो नहीं जान रहे ना कि वो प्रोटेस्ट कहाँ जाएगी। जितने भी लोग हैं प्रोटेस्ट में, आप कंट्रोल कर सकते हैं हर एक को, या आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? भीड़ का कोई शकल नहीं होता है। ऐसे तो कभी फिर रिफॉर्म होगा ही नहीं सर। सर आर्टिकल 19(1) भी तो राइट ऑफ असेंबल पीसफुली का तो देता है राइट हमें। हाँ, तो हम कब बोले कि पीसफुल असेंबली एक इलीगल वे है या अनलॉफुल चीज है? वो तो नहीं है, बट जब आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो जाता है असेंबली से ही, लेकिन स्टार्ट कोई भी करता है, अब चूंकि गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है असेंबली के लिए, तो स्टार्ट तो करता है वहीं से, लेकिन अब कुछ न कुछ ऐसा स्टेप गवर्नमेंट के साइड से या कोई ऐसा कुछ करवा देता है जो अनलॉफुल हो जाता है। कोई नहीं करवाता है। अगर आप बेली रोड जाम कीजिएगा तो पब्लिक पीस तो कॉम्प्रोमाइज हुआ, लोग को ट्रैवल करने में दिक्कत हो रहा है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी को फ्लाइट पकड़ना है, सबको दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? तो गवर्नमेंट स्टेप नहीं लेगी, गवर्नमेंट आपको नहीं भगाएगी वहाँ से कि जो परेशानी हो रही है लोगों को, वो आप क्यों कर रहे हैं परेशानी। उसके लिए एक अलग एरिया बना हुआ है। आप चले जाइए सचिवालय के अपोजिट आर ब्लॉक से उधर चले जाइए, फ्लाईओवर क्रॉस करके, रेलवे लाइन क्रॉस करके, वहाँ पे एक डेजिग्नेटेड एरिया बना हुआ है प्रोटेस्ट का, वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ पे कीजिए प्रोटेस्ट, कोई दिक्कत नहीं बना हुआ है ना। फिर दो ज्यादा दिन तक बैठे रहते हैं ना तो मार के भगा देता है पुलिस, यही दिक्कत है, तभी लोग रोड पे आ जाते हैं। अब वो करता है तो डेट इज अ डिफरेंट इशू, वो अलग लगा हुआ है, लॉक करके छोड़ दिया जाता है, वो अलग चीज है, वो फिर दूसरा मैटर है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनलॉफुल असेंबली का। अब वो मार के भगा देता है, क्या करता है, उसके लिए इसलिए तो बोल रहे हैं ऑलवेज गो विथ अ लीगल ऑप्शन, हमेशा लीगल रास्ता चुनिए, आपको कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पे भी आप लॉफुल असेंबली भी अगर आप कर रहे हैं, कल को अगर वो अनलॉफुल नहीं भी हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा यू डोंट नो, बट अगर आप लॉफुल रास्ता यूज कीजिएगा, भले ही टाइम लगे बट उसका रिजल्ट आएगा। इफ इट इज जस्ट, इट विल गिव यू रिजल्ट। सर जो फार्मर्स बिल पे जो असेंबली जो हुआ था उतने सारे क्राउड का, इस पे डिबेट भी हो रहा था सर, क्या अनलॉफुल है या लॉफुल है। तो सर विदाउट एनी आर्म्स अगर लोगों का असेंबली हो रहा है, वो तो सर लॉफुल ही हुआ ना। रहा बात वो जरूरी नहीं है, और जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा था उसके चलते जो इतने करोड़ों लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, आधा दिल्ली बंद था रास्ता उधर से।
आप पहले अनलॉफुल असेंबली का मीनिंग पढ़िए, क्या लिखा है उसमें। सबसेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 का सी क्लॉज, उसमें देखिए क्या लिखा है, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। मिसचीफ जो है ना वो बहुत छोटा ऑफेंस है क्रिमिनल लॉ में, मतलब शरारत जिसको कहते हैं। तो अगर आप रोड ब्लॉक कर रहे हैं, आप पब्लिक ट्रैफिक को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो अनलॉफुल असेंबली हो गया। चैप्टर का नाम ही है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। इतना ब्लैक एंड व्हाइट में फार्मर्स लॉ वाला रिपेलेमेंट वाला इतना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं था। वो लोग आना चाह रहे थे, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में दिल्ली नहीं आने दिया, रास्ते में रोक दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया जहाँ तहाँ रोड। हाँ तो बिल्कुल, क्यों नहीं रोकेगा? नहीं क्यों नहीं रोकेगा? आप बताइए, व्हाई गवर्नमेंट विल नॉट स्टॉप देम? तो असेंबली के लिए जगह प्रोवाइड करना चाहिए ना सर। हाँ, गांधी मैदान है, आप गांधी मैदान में जाके कीजिए उसको। उनको तो एक पहले कर रहे थे ना सर, उनको गवर्नमेंट से ऑर्डर लेना चाहिए था। फार्मर बिल्स वाले करने वाले में तो जनते लोग है ना सर। तो परमिशन अगर नहीं मिला है तो फिर आप कर रहे हैं तो अनलॉफुल ही हुआ ना। बस तो मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लॉ कह रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए भी तो आपको ये कहा जा रहा है ना कि आप परमिशन लीजिए पहले हमसे। तो परमिशन ले करके ही जा रहे थे, लेकिन बोले इतना लोग नहीं जा सकते, वो डेजिग्नेटेड। तो सही बोला ना, एक साथ 10 लाख आदमी कहाँ रहेगा वहाँ पर में। दिल्ली का बात कर रहे हैं, दिल्ली वैसे भी ओवर पॉपुलेटेड है, दिल्ली में नेशनल सिक्योरिटी का बात है। अगर वहाँ पे कोई भी उस भीड़ में चला जाएगा, कुछ हादसा हो जाए, हु विल रिस्पॉन्सिबल? देखिए, हवा में उड़ के बात मत कीजिए, हमेशा लॉजिक से बात कीजिए। लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक, ठीक है? लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक। आप किसी भी चीज लेकर के प्रोटेस्ट कीजिए, चाहे तलवार हो, चाहे गन हो, आर्म्स हो, कुछ भी, या आप नहीं भी यूज कर रहे हैं, सब चीज अनलॉफुल में आएगा इफ इट इज डिस्टर्बिंग द पब्लिक पीस। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन उठेगा, अगर पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है, 1 लाख लोग अगर एक शहर में घुस जाएंगे तो पब्लिक पीस डिस्टर्ब नहीं होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा? आप बताइए, होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तब तो पब्लिक पीस जहाँ डिस्टर्ब होगा, गवर्नमेंट के पास पावर है, वो उस चीज़ को रोकने के लिए स्टेप ले सकती है। अगर उस भीड़ में, मान लेते हैं उस भीड़ का ऑब्जेक्टिव क्लीन है, हमको कुछ नहीं करना है, बट लेट्स से कि कुछ वैसे लोग हैं जो 5 ही 6 लोग हैं, वो मिस्चीवियस एक्टिविटी से घुस गए, बॉम्ब वगैरह लेकर के, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए, कहीं किसी पे फायरिंग कर दिए, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आप बताइए? फिर आपकी सरकार को बोलिएगा, अभी आप ही बोल रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो हमको रोक दी, और फिर कल को आप ही बोलिएगा गवर्नमेंट को कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, इतने लोग मर गए, गवर्नमेंट की लापरवाही थी। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास वो चीज है कि दे कैन स्टॉप इट, क्योंकि उनके लिए पब्लिक पीस, पब्लिक सेफ्टी, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, दैट इज द ऑटमोस्ट प्रायोरिटी। और वो भी दिल्ली जैसे जगह पे जहाँ पे पीएम भी हैं, डेलीगेट्स भी रहते हैं, कमीशंस भी है, फॉरेन कमीशंस भी है, वहाँ पे आईएफएस ऑफिसर्स भी रहते हैं, दूसरे स्टेट के यूएन एम्बेसडर्स भी रहते हैं, बाकी सब जगह। तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे कुछ भी अगर हो जाता तो फिर बहुत ज़्यादा, मतलब इंटरनेशनल मैटर पे बात चली जाती है। अगर आप पटना में कुछ वैसा होता है तो वो इंटरनेशनल मैटर में नहीं जाएगा, इंटरनेशनल इशू नहीं होगा, बट दिल्ली में कोई चीज़ होगा तो वो इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। तो द गवर्नमेंट जस्ट टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस प्रिकॉशनरी स्टेप लेती है। आज हो रहा है सर, आज क्या हो रहा है? जंतर मंतर में हो रहा है ना प्रोटेस्ट, शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए। पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, आप कर सकते हैं प्रोटेस्ट। बट जैसे ही गवर्नमेंट को लगेगा या एडमिनिस्ट्रेशन को लगेगा कि नहीं, दिस प्रोटेस्ट इज गोइंग टू बी वायलेंट, या ये प्रोटेस्ट से हमारे पब्लिक पीस को क्षतिग्रस्त हो सकता है, नुकसान होगा, वो एक्शन ले लेगी, वो एक्शन ले सकती है। बट सर यहाँ पे लेकिन एक चीज जो है, जो हमारे सांसद मंत्री जो है, वो उन लोग आकर एक बार अगर बोल देता है तो हो सकता है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लीडर है, वो थोड़ा समझे बात को। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है अपने भारत देश में कि सीधे पुलिस को बोला जाता है, सीधे अगर नहीं माने तो लाठी चार्ज करके भगाओ। ये क्या, ये क्यों? ये आप उनसे पूछिए, ये तो वही अच्छे से बता पाएंगे, सांसद या मंत्री जो हैं। आई एम लॉ स्टूडेंट, हम इस पे क्या बताएंगे? ये तो आप उनसे पूछिएगा तो ही विल गिव द बेटर आंसर कि व्हाई दे डोंट कम एट द पब्लिक टू एक्सप्लेन दीस थिंग्स। बट ये सर तो लॉजिक वाला बात हुआ ना।
हाँ, तो अब वो आंसर देखिए, जो पावर में है, जो गवर्नमेंट है, उनसे आप क्वेश्चन कीजिए तो वो आपको अच्छे से आंसर देंगे कि हाँ हम क्या सोच के लेते हैं। एज अ लॉ स्टूडेंट या एज अ लॉ टीचर हम इसमें क्या बता सकते हैं, क्योंकि उनका वो पर्सनल डिसीजन नहीं होता है। कोई भी मिनिस्टर का, कोई भी एमएलए का पर्सनल डिसीजन नहीं होता है। वो पार्टी विद द कंसल्ट विद द गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नमेंट का डिसीजन होता है बेसिकली। वो एक का डिसीजन नहीं होता, वहाँ जितने भी लोग हैं सबका डिसीजन होता है। तो ये क्वेश्चन वी कैन आस्क टू द गवर्नमेंट। सर ये फ्रीडम, ये आर्टिकल जो हमें 19 दिया गया है, ये तो फिर बेट की तरह यूज किया जा रहा है कि आओ तुम प्रोटेस्ट करो, हम तुमको पीटेंगे। एनर्जी भी दे रहे हैं लोग। तो आर्टिकल 19 आपका रेस्ट्रिक्टेड है ना, आर्टिकल 19 में क्लॉज भी तो है दिया हुआ। एक बात बताइए, आप लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इतना पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट, आप लिख के हम दे देते हैं, कोई ऐसा राइट नहीं है जो एब्सोल्यूट राइट है। इवन आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट के पास पावर है आपको रोकने का, कर्टेल करने का राइट को। स्टेट के पास पूरा पावर है। आर्टिकल 17 कोई नहीं, उस पे भी नहीं, स्टेट के पास पूरा पावर है। आपको एब्सोल्यूट राइट कहीं नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले राइट्स पढ़ने से पहले ना, कभी भी फंडामेंटल राइट्स पढ़िए, वो पढ़ने से पहले आप पढ़िए रिस्ट्रिक्शंस, कहाँ कहाँ रिस्ट्रिक्टेड है राइट। राइट टू रिलीजन का भी आपके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है। सर एक क्वेश्चन था मेरा, पूछे? बोले बोले। एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि जैसे अगर मान लीजिए कि पुलिस वाले कहीं पर भी रोकते हैं वगैरह वगैरह, अगर उनका वीडियो बना ले रहा है तो उनको मतलब सीधा इंक्वायरी वगैरह नहीं किया जा रहा, सीधा उस पर हाथ उठाया जा रहा है और बोला जा रहा है आपके पास राइट नहीं है वीडियो बनाने का। सुप्रीम कोर्ट तो कह दिए कि आप वीडियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी सर जो पुलिस वाले मार रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं ना लिया जा रहा है, ये क्या? तो ये दिस आंसर, आप ऐसा क्वेश्चन, आप यू पीपल आर आस्किंग अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल क्लास। ठीक है, आप पॉलिटिकल क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? मेरे को ऐसा लगता है ना कि पटना लॉ कॉलेज में सबको नेता बनने का शौक है, या पटना यूनिवर्सिटी में एवरीवन वांट्स टू बिकम अ लीडर। सर प्लीज गो थ्रू स्लाइड ओनली। हाँ, आप लोग डेविएट मत कीजिए टॉपिक। नहीं सर, एडवोकेट के साथ ऐसा हुआ इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। एडवोकेट के साथ ऐसा हुआ इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत कुछ हुआ है, तो आपके पास लीगल ऑप्शन है ना, आप लीगल ऑप्शन लीजिए। आप जाके एसपी ऑफिस में कंप्लेन कीजिए, आप जाके कोर्ट में केस फाइल कीजिए, ऑर्डर आ जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, चला जाएगा नौकरी। देयर इज अ लीगल, हम स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि ऑलवेज गो थ्रू अ लॉफुल वे, लॉफुल राइट। अगर आप सही हैं तो आपको कोई नहीं झुका सकता है, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप गलत हैं तो सारी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाएगी। ऑलवेज चूज अ लीगल लॉफुल राइट, लॉफुल पाथ, राइटियस पाथ। कभी भी गलत रास्ता मत चुनिए, ठीक है? और जो गवर्नमेंट काम नहीं करती है या एक्शन नहीं लिया जाता है, दैट वी शुड आस्क टू द गवर्नमेंट। अब वो क्यों नहीं करती है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम जवाब कैसे दें आप बताइए? अब नहीं करती है तो दैट इज अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं वापस। सब सेक्शन 5 है, whoever knowingly joins or continues the assembly। तो जो भी जानते हुए उस असेंबली में ज्वाइन कर रहा है या रह रहा है, ठीक है? 6 इज whoever is hiring, कोई अगर हायर कर रहा है, एंगेज कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है या प्रमोट कर रहा है उस असेंबली को, और वहाँ के कोई मेंबर को हायर कर रहा है उस असेंबली में एडिशन के लिए, तो ये सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 7 टॉक्स अबाउट whoever harbors receives, मतलब कोई किसी को घर में पनाह दे रहा है या किसी से ले रहा है लोग अपने रिक्रूटमेंट के लिए, असेंबली के लिए, वो है सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 8 और 9 है, दैट इज हु इज ऑलरेडी हायर्ड और हु इज ऑलरेडी रिसीव्ड द पीपल। 6 और 7 बात करता है कि इन प्रोसेस है, या तो हम हायर कर रहे हैं या तो हम ले रहे हैं लोगों को। और 8 और 9 बात करता है हम हायर कर लिए एंड आई एम बीइंग द पार्ट ऑफ द असेंबली, एंड 9 इज whoever engaged with the assembly, मतलब उस असेंबली में वो engaged हो गया उसके साथ। तो 7 में ये क्या लाइन बोल रहा है सर? 7 में इन हिज ऑक्यूपेशन और चार्ज, whoever harbors, receives or assembles in any house or premises in his occupation or charge।
इन एनी हाउस और हिज प्रेमिसेस इन हिज ऑक्यूपेशन और चार्ज, मतलब उसका बिजनेस या धंधा जो भी चल रहा है या वो जो भी चार्ज में है उसके अंडर वो जुड़ रहा है। आप यहाँ पे देखिए इस हाउस को वो ऑक्यूपाई किया है, वही whoever हार्बर्स मतलब किसी को घर में पनाह दे रहा है, रिसीव्स किसी से ले रहा है, या असेंबल या लोगों को असेंबल कर रहा है किसी भी एक घर या प्रेमाइसेस में जिस घर का वो मालिक है, जिस घर के पास, जिस घर का पोजेशन उसके पास है, उस घर का चार्ज है उसके पास, या उसका उस घर से वो कोई ऑक्यूपेशन कर रहा है, मतलब बिजनेस प्रेमाइसेस भी इसके अंदर आ गए। ठीक है, दोनों आ गया, या तो आपका वो खुद का घर है, या तो आप घर रेंट पे लिए हुए हैं, या तो आप उस घर में बिजनेस कर रहे हैं, मतलब कोई वैसा जगह पे जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो तीनों चीज आ गई इसमें। ठीक है, तो इसमें सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 9 तक में ज्यादा कुछ था नहीं, उसमें बस यही था कि कैसे कैसे स्टेप में पनिशमेंट डिफर करेगा। सर सेक्शन 7 में इंगेज्ड और एम्प्लॉयड, उसके बाद टू ज्वाइन और बिकम मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, इसका क्या है सर मीनिंग? टू ज्वाइन या बिकम मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली, या तो अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करना है या तो उसका कोई मेंबर बनना है। मतलब हम किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, किसी को घर में रखे हुए हैं बचा करके, छुपा करके, ताकि इसको कल को हम कोई मेंबर में, मतलब किसी अनलॉफुल असेंबली में इसको ऐड कराएंगे, एडिशन करेंगे, उसको भेज देंगे कि जाओ तुम वहां जाके जुड़ जाओ उनके साथ, सिंपल। इसलिए तो बोले कि 6 और 7 है वो इन प्रोसेस है, हम बच्चे को या लड़के को हायर करके रखे हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं या खरीद रहे हैं अनलॉफुल असेंबली में ऐड कराने के लिए। 8 और 9 बात करता है हम ऐड करा दिए, उसके बाद की वो सजा है। 7 और 6 बात करती है कि आई एम मेकिंग कलेक्टिंग ह्यूमन बींग्स, और उसको हम सेफली रखे हुए हैं ताकि हम अनलॉफुल असेंबली के लिए उसको तैयार कर सकें, ऐड कराएं उसको। मतलब वहां पे मोटिव है कि हमको उससे गलत चीज करवाना है, अनलॉफुल असेंबली में घुसवाना है उसको। ठीक है, ये अभी प्रिपरेशन स्टेज में। प्रिपरेशन ऑफ अनलॉफुल असेंबली भी पनिशेबल होता है। अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं कोई चीज पे चक्का जाम करने का, ये करने का, तो उसको भी आप पुलिस रोक सकती है, अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो अबेटमेंट में जाएगा सर? क्या अबेटमेंट में भी आ जाएगा? अबेटमेंट में क्यों आएगा? अबेटमेंट में तो कोई दूसरा आदमी किसी और से करवाता है। हाँ, तो जैसे हम घर अपना घर में किसी को पनाह दी, तो मेरे लिए होगा ना, मेरे लिए होगा, बट ये सेक्शन जो है, जो हायर कर रहा है, जो एंगेज कर रहा है, उसमें ये भी पनिशेबल होगा। जो इंसान है वो तो एज अ मेंबर ट्रीट होगा, अगर मेंबर जुड़ गया तो उसको तो एज अ मेंबर ट्रीट होगा। वो है सबसेक्शन 2 और 3, वहाँ मोस्टली 3 लगता है। ठीक है, 2 और 3 ये दोनों में जाता है जो मेंबर है, बट जो हायर कर रहा है उसके लिए है 6, 7, 8, 9, मतलब थर्ड पार्टी। मेरा कोई लेना देना नहीं है असेंबली से, बट मेरा काम है यहाँ से लड़के उठाना और वहां पहुंचा देना बस, तो उसके लिए भी हमको सजा मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अनलॉफुल असेंबली बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मेन इसका सबसेक्शन 1 है, क्योंकि 2 से लेकर के 9 तक पनिशमेंट बस वैरी करेगा। नेक्स्ट 190, ये इंपॉर्टेंट है, ये है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, बेसिकली आप सेक्शन 3.5 तो भी पढ़े नहीं है, बट उसमें कॉमन इंटेंशन तो आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक कॉमन इंटेंशन है, तो डिफरेंस होता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच का। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कॉमन इंटेंशन क्या होता है? कॉमन इंटेंशन होता है प्री रिक्विजिट, मतलब क्राइम होने से पहले, प्रिपरेशन होने से पहले वो इंटेंशन होना चाहिए कि हम लोग 2 लोग हैं, 2 लोग मिलके जाके उसको मारेंगे। ये हो गया कॉमन इंटेंशन। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि 5 लोग हैं, मेरा कॉमन ऑब्जेक्ट है बस रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाकर के रेलवे ट्रेन को रोकना। ठीक है, ये मेरा कॉमन ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब 5 लोग तो गए ट्रेन को रोकने के लिए, लेकिन उसमें से 2 लोग क्या किए, ट्रेन में घुस के लूट भी लिए ट्रेन को। ठीक है, ये चीज हो गया डिफरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी सबको अनलॉफुल असेंबली के लिए, लेकिन लूट के लिए पनिशमेंट उन दोनों को मिलेगी, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं था। प्री रिक्विजिट यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे इंस्टेंट कॉमन ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे
हम लोग 3 लोग जा रहे हैं रोड पे, लेट से कि कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है या कुछ चल रहा है, उसमें जा रहे हैं, एक आदमी उधर से आ रहा है, हम उसको वो पूछा क्या कहाँ जा रहे हो भाई, हम बोले कि बस वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, जा रहे हैं। तो वो पूछा कि किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई मारा पीटी मतलब उस टाइप का तो नहीं है। बोले अरे नहीं बस बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है, शांति से हो रहा है। वो बोला ठीक है चलो हम भी चलते हैं। हम चलो, वो भी साथ में हमारे जुड़ गया। तो ये हो गया इंस्टेंट कॉमन ऑब्जेक्ट, उसका मतलब वो भी अब हमारा मेंबर कहलाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कि वो एकदम स्टार्टिंग से हो, वो इंस्टेंट भी बन सकता है, ऑन स्पॉट भी बन सकता है। कॉमन इंटेंशन में प्री मेडिटेटेड इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है कि पहले से प्लान करके हम आए थे। कॉमन ऑब्जेक्ट में ज़रूरी नहीं है वो इंस्टेंट बन सकता है कि इंस्टेंटली हम किसी के जुड़ गए, किसी ग्रुप में या किसी के साथ हम चले गए। ज़रूरी नहीं है कि पहले से हम मतलब प्लान करके आए हुए हैं। पहला चीज़ कॉमन इंटेंशन है, मिनिमम 2 लोग चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट में अनलॉफुल असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में मिनिमम 5 लोग चाहिए आपको, मिनिमम 5 और मोर देन 5। कॉमन इंटेंशन के केस में हर इंसान मतलब अगर 1 से ज़्यादा लोग हैं, ऑब्वियसली 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तब ये दोनों आते हैं। तो कॉमन इंटेंशन के केस में हर मेंबर एक्टिवली लायबल है, ठीक है, चाहे वो मारा हो, वो कुछ भी किया हो या ना किया हो, बस वो देख भी रहा था तो भी वो लायबल होगा कॉमन इंटेंशन के केस में। बट कॉमन ऑब्जेक्ट के केस में लायबल नहीं होगा। सिर्फ अनलॉफुल असेंबली का पार्ट होना मेरे लायबिलिटी को नहीं साबित करेगी, सिर्फ उस हद तक साबित करेगी जिस हद तक हम एग्री किए थे। हम एग्री किए थे बस ट्रेन रोकने तक, तो हम ट्रेन रोकने तक ही जेल जाएंगे। जो 2 लोग थेफ्ट किए ट्रेन में घुस करके, उन पे 2 लोगों पे थेफ्ट का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आता है कि इन लोग का पहले से प्लान था थेफ्ट करने का, ट्रेन रोक करके चोरी करने का, तो फिर 5 लोग हो जाएंगे। बट अगर ये क्लियर नहीं है, नहीं आ पाता है कि नहीं इनका था कि बस ट्रेन रोकना था, लेकिन सिर्फ 2 लोग ही मौके का फायदा उठाए बेसिकली और ट्रेन लूट लिए, तो जो 3 लोग हैं उन पे लगेगा ट्रेन रोकने का चार्ज, और जो 2 लोग हैं उन पे तो ट्रेन रोकने का लगेगा ही, साथ साथ थेफ्ट का भी लगेगा। तो ये है आपको डिफरेंस बिटवीन कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन। बेसिकली एक्शन वर्सेस एसोसिएशन होता है इसमें, ठीक है। प्री प्लानिंग वर्सेस स्पॉन्टेनियस, मतलब एक होता है प्री प्लान, एक होता है इंस्टेंट प्लान, इंस्टेंट एक्शन, ठीक है। ये 2 डिफरेंस है आपको। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। ये सब पर कोई लीडिंग केस है क्या सर? बहुत सारा केस है, देखिए यहीं पे केस है। कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट क्रिमिनल लॉ का कह सकते हैं बहुत क्रूशियल एलिमेंट है। तो जहाँ पे भी 1 से ज़्यादा अक्यूज्ड रहते हैं, तो ये बहुत सारा केसेस में आपको मिलेगा। जैसे पहला केस है आपको मिजाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, द फाउंडेशनल जजमेंट डिफाइनिंग द 2 prongs of section 190. The offense was committed in the direct furtherance of the common object itself, or the offense was such that the members knew to be likely to be committed as an incident of their assembly. Example, if an assembly carries lethal firearms to a land dispute, कोई अगर जमीन जायदाद का झगड़ा है, उस पे अगर हम बंदूक लाठी तलवार लेके जा रहे हैं, so every member is liable for murder if one member shoots someone, as death was highly likely outcome. तो अगर सब लोग लाठी बंदूक लेके जा रहे हैं कोई जमीन जायदाद के झगड़े पे, मेरा मोटिव है सिर्फ जमीन छुड़वाना, मेरा ग्रुप का मोटिव है जमीन लेके आना, मारना वारना नहीं, लेकिन हमको पता है कि सब गन लेके जा रहा है तो गोलीबारी चल सकती है, ये मेरा एक नॉलेज है, हमको लाइकली हाईली लाइकली चांस है। ये अनलॉफुल असेंबली के पार्ट 1 में भी लिखा था कि लाइकली होना चाहिए कि आप क्या लेके जा रहे हैं, वो एक रीजनेबल बिलीफ होना चाहिए पर्सन को। तो अगर हमको पता है कि यहाँ भीड़ जो जा रही है ये बंदूक पिस्टल लेके जा रही है, तो ऑब्वियस रीजन है कि चांसेस है कि अगर गलती से शूटिंग हुआ या वायलेंस हुआ तो कोई मर सकता है, तो उस केस में मेरे ऊपर मर्डर की चार्ज लगेगी। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि कोई आम लेकर के नहीं जा रहा है, सब शांति से जा रहा है, हमको दिख रहा है कोई नहीं लेके जा रहा और अचानक से कोई एक आकर के वहां शूट कर दिया, तो उस केस में मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा। तो नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, इसलिए कहते हैं कि भीड़ में कभी भी जाइए तो नॉलेज लेके जाइए कि व्हाट दे आर प्रोटेस्टिंग। होता है ना कि लोग भीड़ में ऐसे ही चले जाते हैं, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, उनको पता ही नहीं है कि किस चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, पता ही नहीं है ऑब्जेक्टिव क्या है, पता ही नहीं है कॉज क्या है। और गलती से अगर आप पकड़ा गए
कुछ मान लीजिए वैसा वायलेंस हो गया एंड इफ यू आर कॉट बाय द पुलिस, तो पुलिस यही मान के चलेगी कि आपको पता था सब कुछ। अब आप प्रूफ कीजिए कोर्ट में कि यू आर अनअवेयर ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो सर जब तक मतलब प्रूफ नहीं होगा कि इन्होंने नहीं किया तब तक वो तो जेल हो जाएगा उनको, मतलब पुलिस कस्टडी में रहेगा। अच्छा, पुलिस तो कितने इन्वेस्टिगेशन करेगी। अच्छा, इस सेक्शन में कितना सजा होता है सर इसमें? इसमें आपको पनिशमेंट मिलता है 3 years 2 years, डिपेंड करता है। अगर आप मेंबर हैं तो 6 months है, अगर आप आर्म्ड वेपन्स लेके जा रहे हैं तो 2 years का है, तो वो होता है मैक्सिमम 2 years का है। तो जनरली अवेलेबल होता है, जनरली स्पीकिंग दिस इज अवेलेबल, बट डिपेंड करता है सिचुएशन। अगर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया जिसमें कि लेट्स से कुछ वैसा हो गया कि एकदम बस जला दिया, पूरा पब्लिक पीस को ये कर दिया, देन इट इज़ नॉट अवेलेबल। तब तो फिर प्रॉपर चैनल से इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल होगा। और सेल्फ डिफेंस के लिए यू कैन नॉट कैरी अ गन फॉर अ लैंड डिस्प्यूट। किसी का आया था मैसेज, तो यू कैन नॉट कैरी अ गन और यू कैन नॉट कैरी आर्म्स फॉर लैंड डिस्प्यूट, ठीक है। उसके लिए आप आर्म्स नहीं कैरी कर सकते हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अगर सामने वाला रखे हुए भी है तो भी आप नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ लॉ। फिर इसका एक केस ये भी था, महाराष्ट्र वर्सेस जोसेफ, जिसमें कहा गया कि कॉमन ऑब्जेक्ट कैन डेवलप ऑन द स्पॉट। एक्टिव पार्टिसिपेशन और शेयर्ड मेंटल एसेंट टू द इलीगल ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। A mere innocent bystander caught in a crowd cannot be pinned with constructive liability। मतलब मान लेते हैं भीड़ कहीं पे कुछ कर रही है और हम भी वहीं खड़े हैं, हम उसके पार्ट भी नहीं है, बस हम खड़े हैं और हमको पुलिस पकड़ लिया, तो इस चीज में वो पुलिस नहीं कर सकता है। मतलब सिर्फ हम देख रहे हैं तमाशा, हमको अरेस्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए कभी भी ऐसा कोई पब्लिक स्पेस में लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, पुलिस सबसे पहले कहती है आप लोग जाइए यहाँ से, सबसे पहले वहां से इवैक्यूएट कराती है लोगों को। क्यों? क्योंकि लोग इधर जुड़े नहीं। अगर लोग इधर आ गए तो फिर ज्यादा लोग को अरेस्ट करना पड़ेगा, फिर ज्यादा केस होगा, फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा और पब्लिक पीस को भी मेंटेन करना है। तो इसलिए पहले पुलिस सबको बोलती है कि आप लोग जाइए, हटिए यहाँ से, दूर हटिए। तो इसलिए पहला उनका रोल ये रहता है, फिर जो लड़ाई करते हैं उनको लेके जाती है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस कॉमन इंटेंशन वर्सेस कॉमन ऑब्जेक्ट। एक होता है प्री प्लान, प्री रिक्विजिट, एक डेवलप कर सकता है कहीं भी, वो प्री भी हो सकता है, वो ऑन स्पॉट भी डेवलप कर सकता है, ठीक है। बट कॉमन इंटेंशन स्पॉट पे डेवलप नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा इंटेंशन था सिर्फ रॉबरी करने का, मतलब इंटेंशन प्लान है रॉबरी करने का और जाके ऑन स्पॉट हम रेप भी कर दिया, पनिशमेंट तो मिलेगा सबका ही, क्योंकि इंटेंशन तो था ही रॉबरी का और उसके बाद एग्रेवेटेड ऑफेंस भी हो गया उसके साथ साथ। बट कॉमन ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्पॉट पे भी बन सकता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है एक्ट ऑफ ऑल लाइबिलिटी ऑफ ऑल। मतलब सबने एक्ट किया है तो सबकी लाइबिलिटी होगी कॉमन ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और जरूरी नहीं है आपको कि आपको हर मेंबर का एक्ट इंडिविजुअली प्रूव करना है। अगर आप 5 लोग को अरेस्ट कर लिए हैं, इफ यू प्रूव द एक्ट ऑफ अ सिंगल पर्सन कि इसने किया है, बाकी 4 जो हैं वो उसके अंडर आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सबका इंडिविजुअली प्रूव करना। इवन इफ 1 person is proved guilty, all other 4 will be proved guilty under the common objective platform, ठीक है। कॉमन ऑब्जेक्ट में बैड प्लानिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट, उसमें कुछ नेसेसरी नहीं है, वो कहीं भी हो सकता है। हम बोले तो 10 लोग भीड़ में जा रहे हैं, हम पूछे कहाँ जा रहे हैं और अचानक से चले गए, मेरा कोई ना प्री प्लान था ना कुछ था, हम अचानक से भीड़ में चले आए, किसी से कोई प्लान नहीं, कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स आपको नहीं। लगता नहीं कि इसमें कुछ चेंज होना चाहिए? क्यों चेंज होना चाहिए? कि सर मान लीजिए कि अगर कोई, जैसे आप बोले कि कोई जा रहा है और वहाँ पर झगड़ा वगड़ा हो गया और डायरेक्ट पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती, तो ये सब के लिए कुछ चेंज होना चाहिए ना लॉ। तो अगर वो इनोसेंट है, ये तो लिखा ही हुआ है कि अगर वो इनोसेंट है तो उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ग्रुप का पार्ट है, अगर वो ग्रुप का पार्ट बन जाता है, वो हाँ बोल देता है कि हाँ हम इस असेंबली में पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर वो ग्रुप का पार्ट बन जाता है, देन ही इज लायबल। बट अगर वो ग्रुप का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ वहां खड़ा है, आप
देखते होंगे यूनिवर्सिटीज में भी जब लड़ाई झगड़ा होता है या जहाँ पे भी पब्लिक प्लेस होता है, पुलिस आती है, पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा कुछ है, वो पूछती है ना। वो इसलिए पूछती है ताकि उसको पता चले कि वेदर यू आर पार्ट ऑफ दैट असेंबली और नॉट। तो फिर बोलता है नहीं नहीं मेरा नहीं है, हम तो ऐसे ही बस देख रहे हैं। तो फिर बोलती है ठीक है जाओ यहाँ से। बस ये चीज है। तो वहां पे अगर कोई इनोसेंट है उसको वो बाहर रखेगी, उसको नहीं रखेगी। लेकिन अगर उस असेंबली का हम पार्ट हैं, मेरा मोटिव है यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करना और पीसफुली प्रोटेस्ट करना, 100 लोग हैं उसमें हम भी हैं, और उस असेंबली का मोटिव है पीसफुली प्रोटेस्ट करना, ठीक है। पीसफुल प्रोटेस्ट था इसलिए हम साथ दिए कि हाँ हम आएंगे। सब लोग कैंडल लेकर के बैनर लेके निकले, पीसफुल था, ठीक है। अब उसमें से अगर 2 लोग वायलेंट हो गए तो वो 2 लोग पनिशेबल होंगे उस वायलेंस के लिए, ठीक है, बाकी लोग पनिशेबल नहीं होंगे। लेकिन सिनेरियो रिवर्स, अगर वही प्रोटेस्ट में सब लोग कैंडल और बैनर की जगह पिस्टल, लाठी, राइफल लेके जा रहे हैं, तो वो क्लियर है, दैट इज द एवरीवन हैज नॉलेज कि अगर ये लेके जा रहे हैं तो वायलेंस होगा, हो सकता है, और अगर हुआ तो किसी की डेथ हो सकती है। तो देन ऑल विल बी लायबल फॉर दिस, सारे लायबल हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी का एग्जांपल जो दिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट का प्लानिंग हो गया सर, इसमें क्या हो गया? यूनिवर्सिटी का जो आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। यूनिवर्सिटी का सर जो एग्जांपल दिए हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट का प्लानिंग था और 2 लोग उसमें वायलेंस कर दिए, इसी केस को हमने कोई वायलेंस नहीं किया, पीसफुल प्रोटेस्ट ही हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो कॉमन ऑब्जेक्ट इसमें था, पीसफुल प्रोटेस्ट वो तो फुलफिल हुआ। इसमें प्रायर प्लानिंग भी था इसमें। फिर इसमें सर तो उसमें अनलॉफुल असेंबली कहाँ आया? ऐसे भी यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट होता है, जो आपका मेन सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो गेट है उसके बाहर एक जगह बना हुआ, वहां पे होता है। तो ना आप पब्लिक पीस को डिस्टर्ब किए, ना आप पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब किए, आप पीसफुली वहां पे बस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन अनलॉफुल असेंबली पे नहीं है, ये जो था सिनेरियो, इसमें पीसफुल प्रोटेस्ट भी हुआ, कॉमन ऑब्जेक्ट भी था, प्रायर प्लानिंग भी था। तो सर इसमें कॉमन इंटेंशन क्या हुआ सर? इसी सिनेरियो में कॉमन इंटेंशन क्या हुआ? कॉमन इंटेंशन कुछ हुआ ही नहीं। इंटेंशन बस ये था कि हमको प्रोटेस्ट करना है, बस। इंटेंशन से ये था कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। कॉमन इंटेंशन भी है और कॉमन ऑब्जेक्ट भी है ये। ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमको क्या मिलना है, क्या फाइनल कंक्लूजन है, फाइनल गोल इज द ऑब्जेक्टिव। इंटेंशन इज हाउ टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आप कोई भी प्रोटेस्ट को पीसफुल नहीं बोल सकते हैं। पीसफुल तभी होगा वो जब आप पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को नुकसान नहीं कर रहे हैं। जहां पे भी पब्लिक पीस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को आप नुकसान कर रहे हैं, वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं आती है। आप देखते हैं नहीं, ऐसा नहीं। हम तो एग्जांपल देंगे ना, फॉरेन में तो होता है, फॉरेन में तो लोग रोड पे भी नहीं आते हैं, मतलब बहुत फॉरेन में सर होता है, बट भारत की बात। हाँ, तो वही बात है ना, यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड। मतलब आप लॉ को, कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। नो वन हैज गिवन द पावर टू यू टू टेक लॉ इनटू योर ओन हैंड। वो आप नहीं कर सकते हैं। आप पीसफुली कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, सब कुछ कीजिए, ठीक है, बट यू कैन नॉट टेक द लॉ इन योर ओन हैंड। अभी तो हुआ था पटना यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट, आई थिंक पीएचडी एडमिशन से ही रिलेटेड हुआ था, तो वो पीसफुल था। वाले को ले रहे हैं। मतलब नेट ओनली वाले को, पीएचडी ओनली से नहीं ले रहे थे, जेआरएफ और पैट को ले रहे थे। अब तो हट भी गया, तो पैट हट भी गया। सर मुझे ना कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट एक ही जैसा लग रहा है, हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको इसका डिफरेंस भेज देंगे। हम तो इसका डिफरेंस बताया आपको कि एक प्री रिक्वेस्ट होता है, ये तब आता है ना जब आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, उस केस में आता है। आप इसको जनरल टर्म्स में मत समझिए। ये कोर्ट डिसाइड करती है, कोर्ट के समय इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग फिर कोर्ट के पास जाता है, और किसको सजा देना है किसको नहीं देना है उसके लिए ये दिखाया जाता है कि कॉमन इंटेंशन कहाँ कॉमन इंटेंशन था, कहाँ कॉमन ऑब्जेक्ट था। तो कॉमन इंटेंशन आप ये समझ लीजिए, कॉमन इंटेंशन जहाँ पे है, प्री रिक्वेस्ट है, अगर वो है तो सब गिल्टी होगा, चाहे कोई रहा हो ना रहा हो, कोई मारा हो नहीं मारा हो।
बट कॉमन ऑब्जेक्ट के केस में जरूरी नहीं है कि सबको पनिशमेंट मिलेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है, थिन लाइन डिफरेंस जिसको आप कह सकते हैं। बाकी इसका हम डिफरेंस भेज देंगे, बट बेसिक थिन लाइन डिफरेंस यही है इन दोनों के बीच में कि कॉमन इंटेंशन में जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी होती है। यहाँ पे जिसका जितना जवाबदेही है उतना हम उसको पनिशमेंट देंगे। कॉमन इंटेंशन में सबको बराबर का पनिशमेंट देंगे, कॉमन ऑब्जेक्ट में जो जितना किया है उसको उतना पनिशमेंट मिलेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है रोड ब्लॉक करना, 5 लोग गए रोड ब्लॉक किए, ठीक है, वहां तक हम लायबल हैं। उसमें से 2 लोग किसी को मार दिए, हम मर्डर के लिए लायबल नहीं है। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है किसी को मारना ही, मतलब वो रोड ब्लॉक करना तो है ही, लेकिन ये भी प्री प्लान्ड है कि हम लोग जाएंगे रोड ब्लॉक करेंगे, अगर कोई कुछ बोला वहीं पे शूट कर देंगे, तो ये प्री डिसाइड हो गया। तो उस केस में फिर ये कॉमन इंटेंशन के कटघरे में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर सब पे ऊपर मर्डर का चार्ज लगेगा, भले एक आदमी मारा हो या 2 आदमी मारा हो। लेकिन जहाँ पे प्री डिसाइडेड नहीं है, जहाँ पे प्री डिसाइडेड है सिर्फ ए काम को करना और बी काम हो जाता है उसके कॉन्सिक्वेंस में, तो हम सिर्फ ए काम के लिए लायबल होंगे, बी के लिए नहीं लायबल होंगे। अब समझ में आ रहा है? तो कॉमन इंटेंशन में प्री डिसाइडेड होना बहुत जरूरी है कि हम क्या क्या डिसाइड किए हैं। तो प्री डिसाइडेड जो चीज़ है वो कॉमन इंटेंशन में आएगी, और उसको अचीव करने के लिए हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया कि हाँ हम ये चीज़ को अचीव करना है, उसके लिए हम इस तरीके से जाएंगे। हमको चक्का जाम करना है तो हम रोड पे उतरेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये इंटेंशन हो गया। और वो ऑब्जेक्टिव हो गया कि चक्का जाम क्यों करना है भाई, तो हमको प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करना है कोई भी चीज़ के लिए, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब उस प्रोटेस्ट के दौरान अगर कोई किसी को कुछ कर देता है, कुछ नुकसान पहुंचा देता है, तो वो उसके लिए हम लायबल नहीं होंगे, क्योंकि मेरा लायबिलिटी सिर्फ चक्का जाम करने तक ही रहेगी, क्योंकि वो प्री डिसाइडेड नहीं था, वो हमको पता नहीं था। क्या पता अगर वो हमको पता होता कि ये असेंबली जाके किसी को मारेगी तो हम पीछे हट जाते। तो इसीलिए ये कॉमन ऑब्जेक्टिव रखा गया यहाँ पे। सर प्रोटेस्ट करने के लिए कौन से विभाग में आवेदन देना पड़ता है? किस चीज का टेस्ट? अगर किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट करना है तो आपने बोला ना कि मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, तो कहाँ से मिलता है? आई थिंक डीएम से लेना होता है, मेरे को इसका आइडिया नहीं है, बट मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज द पावर। अच्छा, मेरे को वही लगता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही पावर है और वही आपको परमिशन देता है। एंड ऑल्सो यू हैव टू इन्फॉर्म द सिटी एसपी लॉ एंड ऑर्डर के लिए। तो बट कभी कभी तो ऐसा भी तो होता है ना कि परमिशन नहीं मिलता है, बट ऐसा कोई केस है कि प्रोटेस्ट किए बिना रह नहीं सकते, तो इसमें क्या है? अगेन दिस इज अ मतलब डिफरेंट क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस, बट ठीक है, अगर वैसा कुछ है तो आप कोर्ट का रास्ता ले सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पे कोर्ट वायबल नहीं होगा। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लीगल सॉल्यूशन है, ठीक है, चाहे कैसा भी वो प्रॉब्लम हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, किसी भी तरह का हो, कोर्ट इज देयर फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप लोग मामला लीगल है नहीं देखे हैं नेटफ्लिक्स पे? अरे देखे हैं, तब भी तो देखिए मामला लीगल मूवी में कुछ और होता है, लेकिन रियल लाइफ में तो कुछ और ही हो रहा है ना। उसमें सत्य घटना पे आधारित है। मध्य प्रदेश में एक तोता को जेल भेजवाया गया था क्योंकि वो अपने आंट को गाली देता था। अभी आप लोग एक न्यूज देख रहे हैं ना कि जो 33 वर्ष में कांड किया था, मतलब किसी पर गोली चला दिया था, उसको 85 में सजा हुआ है। तो और बाकी जो साथ में थे वो लोग तो चल बसे। तो इसका मतलब क्या है? तो बिल्कुल है, जस्टिस है, जस्टिस हैज बीन सर्व, टाइम लगा है लेकिन जस्टिस मिला है। तो वही बात है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल टेक द लॉ इन योर हैंड। आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। आपको बड़े होने में टाइम लगा कि नहीं लगा? आप 1 महीना से डायरेक्ट 30 साल के तो नहीं हो गए, आपको 29 साल लगा तब जा करके आप 30 साल के हुए। तो हर चीज का एक टाइम होता है। अब यहाँ पे पेंडेंसी ऑफ केसेस इतना है, जुडिशियल बर्डन है, ओवरलोडेड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो भी है, जो सिस्टम है, यू आर इन द सिस्टम, यू आर वर्क अंडर दिस सिस्टम, तो आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना है। आप सिस्टम से बाहर होके नहीं चल सकते है ना। जैसा सिस्टम है, जैसा रूल्स है, जैसा रेगुलेशन है, जैसा लॉ है, आपको उसी हिसाब से चलना होगा। कॉमन आवाज नहीं आ रही आपकी।
सर कॉमन इंटेंशन को मेंस क्रिया से और कॉमन ऑब्जेक्ट को एक्ट क्रिया से कंपेयर कर सकते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट को एक्ट क्रिया नहीं, दोनों एक तरह से आप समझिए कि मेंटल कैपेसिटी ही है, ठीक है, दोनों वही चीज है, बट इंटेंशन हो गया जहाँ पे आपका प्री प्लान हो गया। आप सिंपल लाइन में ये समझिए ना कि मेरा प्री प्लान था, हम प्लान करके गए थे, हमको ये काम करना है। 5 लोग प्लान करके गए, हमको ये काम करना है, 5 में सिर्फ एक ही आदमी वो काम किया, मारा किसी को, लेकिन 5 पे मर्डर लगेगा। 5 लोग प्लान करके गए, सिर्फ चोरी करना है, ठीक है, चोरी किए, चोरी करके वापस आए, मतलब वापस आ रहे थे, उसी में एक आदमी ने किसी को मार दिया, तो 4 पे चोरी का इल्जाम लगेगा, तो डकैती लगेगा, और 1 पे डकैती विथ मर्डर लगेगा। तो ये कोर्ट को फाइंड करना होता है, इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इनका पहले से कॉमन इंटेंशन था या कॉमन ऑब्जेक्ट था, ये कोर्ट फाइंड करती है। मतलब इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस जो भी कोर्ट में प्रेजेंट होगा उससे पता चलेगा कि इनका क्या प्लानिंग था, ये पहले से प्लान होके। प्रोसिक्यूशन हमेशा बोली कि दिस इज अ प्री प्लान रॉबरी विथ मर्डर, डिफेंस बोलेगा नो दिस इज नॉट अ प्री प्लान वन। तो कोर्ट फाइंड करेगा कि इनका कॉमन इंटेंशन था या कॉमन ऑब्जेक्ट था, और कॉमन ऑब्जेक्ट था तो क्या था। कॉमन इंटेंशन रहेगा तब तो सबको ही सजा मिलेगी, कॉमन ऑब्जेक्ट था तो किसका क्या था, वो एविडेंस से, विटनेसेस के गवाही से, जो अक्यूज्ड है वो बोलेगा, उसके गवाही से पता चलेगा। बट अगर सर यहाँ पर अगर ऐसा हो कि अगर 5 फ्रेंड गए, वो मतलब 5 फ्रेंड गए, 30 क्या उसको बोल रहे हैं अभी, आप क्या बोल रहे थे? रॉबरी, डकैती। हाँ, तो वो जो है अगर 5 लोग गए शांतिपूर्वक करने के लिए, बट छठा दोस्त ही है उसी का, और वो जाके वो वायलेंस कर दिया, तो इसमें सिर्फ 6ठा लायबल होगा वायलेंस के लिए, बाकी 5 सिर्फ अनलॉफुल असेंबली के लिए लायबल होंगे। बट सर सेम टाइम तो मतलब 6 लोग को गिरफ्तार किया जाएगा ना। ऑब्वियसली एक्शन सबके ऊपर होगा, पनिशमेंट सबको मिलेगी, बट ऑफेंस डिपेंड करेगा। जो 6ठा किया उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी, बाकी 5 को कम पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट तो सबको मिलेगी, ये मत समझिए कि पनिशमेंट नहीं मिलेगी, वो तो मिलेगी ही, बट बाकी जो थे उनको सिर्फ प्रोटेस्ट, ये मतलब अनलॉफुल असेंबली के लिए पनिशमेंट मिलेगी। और जो 6ठा जो वायलेंस यूज किया तो उसको, अगर मान लीजिए आर्म से यूज किया तो उसको डेडली वेपन्स वाला पनिशमेंट मिलेगा, वो चीज है। बाकी पनिशमेंट तो सबको मिलेगा, बस वैरी करेगा नंबर्स में, ठीक है। मेरे पास एक इसका फोटो है कॉमन ऑब्जेक्ट का, हम अभी देखे अपने ड्राइव में है, तो हम इसको ग्रुप में भेज देते हैं, समझने के लिए थोड़ा इजी होगा। हम व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का। सर अगर कोई आदमी, मानिए सपोज 2 आदमी गया चोरी करने के लिए, और उसने गया, वो घर पे गया और चोरी कर लिया, फिर वापस वो देखा कि कोई आदमी आ रहा है, फिर वापस सामान वो रख दिया, और कुछ आदमी ने उसको उठाते हुए देख लिया था कि ये बंदा चोरी करने के लिए आया है, और वो वापस रख रहा है, तो क्या इसके ऊपर वो लगेगा चोरी लगेगा? इसमें तो ट्रेसपासिंग का लगना चाहिए ना, वो नहीं, चोरी भी लगेगा, चोरी लगेगा। ये हम समझाएंगे तब जब थेफ्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप थेफ्ट नहीं पढ़े हैं 303। तो जब थेफ्ट पढ़ेंगे उसमें 5 इंग्रेडिएंट्स है इंपॉर्टेंट, वो जब पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे कि आप सिर्फ पोजेशन से उसके हल्का सा भी मूव कर दिए थेफ्ट हो जाता है। वो हम बताएंगे वहाँ पे, क्योंकि अभी अगर हम बता भी देंगे तो नहीं समझ में आएगा। बहुत सारा चीज़ है उसमें, नोइंगली है, कंसेंट है, पोजेशन है, बहुत सारा चीज़ आता है, आउट ऑफ द पोजेशन है, टेकिंग आउट आता है, डिसऑनेस्टली आता है। तो ये सब जब सारा चीज का मीनिंग समझेंगे और फिर उसको हम समझाएंगे थेफ्ट वाला चीज। सर एक क्यूरी है छोटा सा सर, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस कॉन्टेंटाई जो है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि उसने तो वापस अपना रिपेंट कर लिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लोकस स्टैंडी, स्टैंडी नहीं सर, कॉन्टेंटाई एक नहीं होता है, सॉरी फॉर माय मिसस्पेल। यस सर, उसमें तो यही होता है ना कि उसमें प्रिपेयरनेस के
अगर कोई प्रिपरेशन के टाइम पे अगर वापस ले लेता है अपने स्टेप को तो उसे छोड़ दिया जाता है। ये डॉक्ट्रिन के बारे में मेरे को नहीं पता है। आप क्या बताएं? डॉक्ट्रिन ऑफ लोकस स्टैंडी तो होता है, क्वांटेंटाई तो ऐसा कुछ है नहीं। आप वो भेज दीजिए, मतलब टाइप करके। आई थिंक क्वांटेंटाई करके कुछ है नहीं यस डॉक्टर। सर। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मुझे। मैं इसे सेंड करता हूं लोकस सर। स्टैंडाई है, लोकस पी से एक है, पोर्टिट्रेट है, हाँ पोशिनेट्रेट पी से एक है, क्यू से तो कुछ नहीं है, क्वांटेंटाई तो कुछ है नहीं। प्योनेशेंसिया है, स्टैंडाई है, और तो मतलब इससे सिमिलर तो लग नहीं रहा। ये आप जो बात कर रहे हैं ये बेसिकली आप बात कर रहे होंगे प्रिपरेशन वर्सेस अटेम्प्ट का, कि हम प्रिपेयर किए, अटेम्प्ट किए और अटेम्प्ट के बाद फिर हम कंप्लीट नहीं किया, ऑफेंस को हम छोड़ दिया। हाँ प्योनेंशिया इसको बोलते, प्योनेंशिया प्योनेंटिया, ये हो गया। हाँ तो ये प्रिपरेशन वर्सेस अटेम्प्ट आता है। हाँ ये प्रिपरेशन वर्सेस अटेम्प्ट का क्वेश्चन होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। बहुत सारे ऑफेंसेस प्रिपरेशन में भी पनिशेबल है, बहुत सारे अटेम्प्ट में भी हैं। तो अगर आप वैसे कर रहे हैं तो हो सकता है आपको अटेम्प्ट टू थेफ्ट में बुक कर दिया जाए। तो ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑफेंस होगा, ठीक है। तो जब थेफ्ट पढ़ेंगे तो उस समय इसको अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल भी दे देंगे आपको, आफ्टर क्लास इसको बताते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल छोटा सा दे देंगे हम इस पे, मतलब फिर आप ही उसका बताइएगा कि उसमें थेफ्ट होगा कि नहीं, ठीक है। चलिए पहले इसको खत्म कर ले। अब नेक्स्ट है राइटिंग, 191 से 194 बहुत सिंपल सा है, मतलब इसके बाद सारा सिंपल ही है। राइटिंग है, राइट सबको पता है कि व्हेनेवर फोर्स और वायलेंस होगा, राइट है मतलब मारपीट हो रही है तो फोर्स और वायलेंस यूज्ड होगा, एंड दैट इज यूज्ड बाय द अनलॉफुल असेंबली बाय एनी मेंबर। कोई भी एक आदमी अगर यूज कर रहा है तो वो हो जाएगा इन प्रोसिक्यूशन ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट। तो उनका ऑब्जेक्ट कुछ एक होगा, उस ऑब्जेक्ट में वो लोग मारपीट वायलेंस यूज कर रहे हैं। So every member is guilty of the offense of writing. Writing is simply an unlawful assembly that has transitioned from passive assembly to active physical violence or force or violence. मतलब writing जो है वो कुछ नहीं है, unlawful assembly plus physical force or violence is equal to writing, और कुछ नहीं है। जहाँ पे भी मारा पीटी, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, वायलेंस यूज हो गया वहां पे राइट हो गया। इसमें भी सेम चीज है कि अगर कोई डेडली वेपन, डेडली आर्म्ड वेपन से यूज कर रहा है तो पनिशमेंट ज्यादा होगी, 5 years होगी। सिंपल लाठी वाठी से या वैसे यूज कर रहा है तो पनिशमेंट 2 years की है, 2 years एंड फाइन, ठीक है। अब है आपको (92) wanton provocation penalizes intentionally or wantonly giving provocation to other intending or knowing it to be likely that such provocation will call rise। मतलब जैसे मर्डर में था, जैसे हर्ट में था, किसी को प्रोवोक करना, उकसाना। हम नहीं कर रहे हैं राइट, लेकिन हम किसी को उकसा रहे हैं। अब 2 तरीके से उकसा रहे हैं, एक है मैलिग्नेंटली मतलब मैलिशियस इंटेंशन के साथ, मतलब जानबूझकर, डेंजरस जिसको कहते हैं, जानते हुए कर रहे हैं, और एक है वेंटोनली मतलब रेकलेस, नेग्लिजेंट। तो मतलब इंटेंशनली भी इसमें है और नेग्लिजेंटली भी इसमें है, कि मतलब अगर हम इंटेंशनली किसी को प्रोवोक कर रहे हैं तो वो तो है ही, और अगर नेग्लिजेंटली भी हम किसी को प्रोवोक कर रहे हैं तो वो भी इसमें है। और प्रोवोक कर रहे हैं किस लिए? ताकि वो राइट कॉज करे, मारा पीटी हो, लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है। तो उसके लिए ये सेक्शन है। नेक्स्ट है 193 लैंड ओनर लायबिलिटी, जो हम पढ़े थे स्टार्टिंग में कि जो घर का मालिक होता है, जो हायर करता है, एंगेज करता है, तो उससे ही रिलेटेड है। लायबिलिटी ऑफ ओनर, ऑक्यूपायर एक्सेट्रा ऑफ अ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली और राइट टेक्स प्लेस। यहाँ पे है या तो अनलॉफुल असेंबली उस जगह पे हो रही है या उस जगह पे राइट हो रहा है। तो कोई भी मालिक है, एनी पर्सन हु इज द ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द लैंड इज क्रिमिनली लायबल, पनिशेबल विथ अ फाइन इफ दे नो। तो नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, कि अगर उनको पता है कि ये अनलॉफुल असेंबली है या राइट जो है
वो हो रहा है उनके प्रॉपर्टी पे, एंड दे फेल टू रिपोर्ट इट और यूज लॉफुल मीन्स टू सप्रेस इट, या तो फिर वो फेल हो गए, वो पुलिस को नहीं बताए, या वो लॉफुली उसको सप्रेस कर दिए, दबा दिए बात को। जैसे हम यहाँ रहते हैं, मान लीजिए कोई फार्म हाउस है, हमको अपने वहाँ फार्म हाउस के पड़ोसी से कॉल आया कि अरे आपके घर में तो कुछ लोग घुसे आए हुए हैं, कुछ गन वन हम देखें आ रहा है। फिर हम अपने सर्वेंट से बात किए कि क्या है, तो बोला कि हाँ सर ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो कुछ लोग आ गए, डरा धमका के हमको अंदर घुस गए हैं और बोले कि अगर बताए तो पूरे घर को ब्लास्ट कर देंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे। तो अब अगर हम यहाँ पुलिस को नहीं बताते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो चलिए ठीक है, फिर ये भी चीज आ जाता है कि आई वॉज इन द स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन फियर, तो मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कोर्ट से। बट लेट्स से कि अगर ऐसा कुछ फियर नहीं है, बट आई एम समवॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट अनलॉफुल असेंबली, कुछ हद तक हम शामिल हैं, तो हम लायबल हो जाएंगे। ठीक है, हम पुलिस को नहीं बताए या हम उसको बात को दबा दिए, तो आई विल बी लायबल। ये इसलिए किया गया है ताकि जो घर में जहाँ पे भी ये सब चीज होती है ना, अनलॉफुल असेंबली, कहीं भी एक मतलब कोई एक जगह चाहिए होता है अनलॉफुल असेंबली को इकट्ठा होने के लिए, कोई भी ग्रुप को असेंबली को एक साथ चलने के लिए एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। तो उस चीज को लाइबिलिटी बनाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि कल को कोई घर वाले जो हैं वो अपना घर ऐसे ही दे दें और वो बच के निकल जाएं, क्रिमिनली लायबल ना हो, तो उनके ऊपर भी लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए उनको लायबल किया गया है। इसमें 1 का है कि जब अनलॉफुल असेंबली और राइट टेक्स प्लेस है। 2 का है व्हेनेवर अ राइट इज कमिटेड फॉर द बेनिफिट और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन हु इज द ओनर। तो अगर मान लीजिए राइट हो रहा है मेरे बेनिफिट के लिए, हम करवा रहे हैं राइट, तो उस केस में पनिशमेंट डिफरेंट हो जाएगा, फिर पनिशमेंट चेंज हो जाएगा। एंड 3rd इज व्हेन द राइट इज committed for the benefit of her respecting which such takes place or who claims any interest in such land। तो यहाँ पे सिविल चीज भी आ गया कि अगर मान लीजिए हम किसी दूसरे जमीन के लिए ही करवा रहे हैं कि हमको वो दूसरा जमीन कब्जा करवाना है, मेरा घर है, मेरे घर के बगल में हमको एक जमीन कब्जा करवाना, और हम अपने घर में कुछ लोग को बुला करके 10-15 लोग को बुला करके असेंबल किए, उनको बताया कि आपको ये काम करना है, बगल वाले घर पे जाइए और मारा पीटी कीजिए, तो वो भी इसमें पनिशेबल है। ये थोड़ा सा सिविल केसेस में भी जब ये सब चीज एग्रवेट हो जाती थी, जब लोग बेसिकली लॉ अपने हाथ में ले लेते थे, तो उसको बचाने के लिए ये सेक्शन लाया गया है, लैंड ओनर की लायबिलिटी को लाया गया है, क्योंकि वो खुद एक्टिव इन्वॉल्व नहीं है उस अनलॉफुल असेंबली में। जो लैंड ओनर है वो खुद एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, वो बस पीछे से सपोर्ट कर रहा है, बैक सपोर्ट दे रहा है, तो इसलिए उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे उसका अगर कोई एजेंट है, मैनेजर है, वो अगर डील कर रहा है तो उसको भी मिलेगा, ही विल ऑल्सो बी बुक्ड, और उसके साथ साथ ओनर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब है 194। 194 इज एफ्रे। एफ्रे राइट से थोड़ा छोटा हो गया, मतलब बहुत माइनर हो गया। इसमें हो गया जब 2 या 2 से ज्यादा लोग पब्लिक में झगड़ा कर रहे हैं और उसके कारण पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है, तो दे कमिट एन एफ्रे। ठीक है, राइटिंग के लिए कम से कम 5 लोग चाहिए, ठीक है, और वो कहीं भी हो सकता है। एफ्रे के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, एक आदमी नहीं कर सकता है, 2 लोग चाहिए, और वो सिर्फ पब्लिक प्लेस में ही होना चाहिए। राइटिंग प्राइवेट प्लेस में भी हो सकती है, किसी के घर के अंदर भी हम जाके मारा पीटी कर रहे हैं, 5 लोग से ज्यादा राइटिंग हो सकती है, राइट कर रहे हैं। बट एफ्रे के लिए पब्लिक प्लेसेस इंपॉर्टेंट, और 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रही है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल के पास मान लीजिए कोई एक कार वाले ने दूसरे कार वाले को धक्का मार दिया, अब वो लोग दोनों उतर के वहां झगड़ा कर रहे हैं और उसके चलते पीछे की सारी गाड़ियां खड़ी हैं ट्रैफिक में, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हुआ, पब्लिक प्लेस पे हुआ, पब्लिक पीस डिस्टर्ब हुआ, ये हो गया एफ्रे। ठीक है, तो ये है डिफरेंस एफ्रे और राइटिंग में। (195) is protecting public servants in riot. Assaulting और obstructing public servant when suppressing riot। ये सिंपल सा चीज है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो राइट को रोकने आया है, ऑब्वियसली जो भी पब्लिक सर्वेंट या ऑफिशियल्स हैं वो राइट को रोकेंगे, तो अगर वो रोकने आए हैं, सो इन दैट केस इफ यू आर असॉल्टिंग देम, अगर आप उनको असॉल्ट कर रहे हैं या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब उनको रोकने से भी आप उनको रोक रहे हैं कि नहीं आप राइट को मत रोकिए, तो उसके लिए ये सजा है, ये सेक्शन है। This is the section कि if you are
obstructing the public servant in performing their legal duty of stopping riot. ठीक है, सजा बहुत कम है, पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट विच टर्म एक्सीड टू 1 ईयर, 1 ईयर की ही सजा है, ज्यादा सजा नहीं है। और फर्स्ट केस में तो सिर्फ 3 इयर्स की है मैक्सिमम। अगर आप असॉल्ट कर दिए हैं तो 3 इयर्स की है, अगर आप सिर्फ धमकी दे रहे हैं तो 1 ईयर की है, थ्रेटन कर रहे हैं अगर आप, तो ये चीज है। नेक्स्ट इज 196, promoting enmity on the basis of between different groups on the basis of religion, race, place of birth, residence, language, etc. So this criminalizes promoting or attempting to promote feelings of enmity, hatred, ill will between two different different groups based on religion, racial, caste, color, creed, language, religion by word, signs और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, पहले नहीं था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बट अब ऐड हो गया है। इट ऑल्सो पेनलाइजेज प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी, मतलब अगर आप शांति को भंग कर रहे हैं समाज में दो ग्रुप के बीच में तो उसको भी ये पेनलाइज करता है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरह से पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहा है। दो ग्रुप अगर रह रही हैं सोसाइटी में, दे आर ऑल्सो लिविंग पीसफुली, अगर आप उन दोनों ग्रुप के बीच में भी कर रहे हैं तो डेट इज ऑल्सो क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस एट द ग्राउंड लेवल इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक पीस। ठीक है, तो उस केस में भी वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में ही आता है। या अगर आप बोलेंगे क्या एंटी नेशनल्स जो टर्म यूज होता है इसी को बोलेंगे क्या? यहाँ रिलीजन की बात हो रही है, नेशनल कहाँ से आ गया? इंटीग्रिटी हो रहा है ना, नेशनल इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहा है। यहाँ रिलीजन पे बात आ रही है, दो ग्रुप के बीच में आप बात कर रहे हैं। इंटीग्रिटी आप कह सकते हैं, एकता आप भंग कर रहे हैं देश की, ये आप कह सकते हैं कि आप देश की यूनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। डाइवर्सिटी जो है देश का उसको आप ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एंटी नेशनल तो हो गया ना सर, जब इंटीग्रिटी पे बात आ गई तो एंटी नेशनल कह सकते हैं, मतलब टेक्निकली यू कैन से यस, बट इसके लिए मतलब आप उसके अंडर बुक नहीं होइएगा, जो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है वहां आप नहीं बुक होइएगा, आप इस सेक्शन के ही अंडर बुक होइएगा। एंटी नेशनल तब आता है कि जब आप देशद्रोह होते हैं, जब आप देश के अगेंस्ट कुछ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देश के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट कर रहे हैं या ग्रुप के अगेंस्ट कर रहे हैं या रिलीजन के अगेंस्ट कर रहे हैं या ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब बिहार वर्सेस कन्नड़ बहुत चला था उधर बीच की, कर्नाटका में था कि नहीं सिर्फ कन्नड़ ही होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो वो आप कह सकते हैं प्रोमोटिंग एनमिटी। अगर वो लोग वहां पे मान लीजिए दूसरे स्टेट वाले को मारते पीटते तो फिर 196 आता। दैट विल नॉट गो विद रिस्पेक्ट टू द एंटी नेशनल, क्योंकि वो देश के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं ना, वो पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट के अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 196 है कि जब आप दो ग्रुप के बीच में एनमिटी क्रिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, वर्ड्स, और किस तरीके से आप कर रहे हैं, वर्ड्स, साइंस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या तो बोल के या तो कुछ साइन सिग्नल दे करके या सोशल मीडिया के थ्रू आप कर रहे हैं, जिससे कि पीस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसका एग्जाम्पल तो रिसेंट में भी बहुत जगह हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, फिर उसको देखते देखते महाराष्ट्र में भी हो गया कि नहीं सिर्फ मराठा लोग को पहले देखना है। कर्नाटका में तो बहुत ज्यादा हुआ था कि सारे दुकान पे जहाँ पे भी हिंदी वर्ड लिखा था उसको वो लोग हटा दिया था, सब जगह या तो इंग्लिश या तो कन्नड़, वो वैसे था। तो हालांकि वो अपना मतलब उसको आप ये नहीं कहेंगे एनमिटी वाला चीज, वो अपने स्टेट लैंग्वेज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, बट ये बात करती है कि जहाँ पे आप दो ग्रुप में लड़ाई लगवा रहे हैं, ये सब चीज को देखते हैं। दूसरे लैंग्वेज को आप डिमीन कर रहे हैं सर, तो इसको तो अपना लैंग्वेज को ये थोड़े बोलेंगे प्रमोट करना, आप अपने लैंग्वेज को प्रमोट कीजिए। डिमीन कहाँ किया? डिमीन कहाँ किया? वो बस ये बोला कि हिंदी हटाओ सब जगह कन्नड़ लगाओ, कर सकता है। अच्छा, हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है ना? राष्ट्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। आई डोंट थिंक तो फिर इसके कारण करना ये अच्छी बात है क्या? मेरे को नहीं लगता है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। नहीं है सर, राष्ट्रीय भाषा नहीं है सर हिंदी, वही राष्ट्रभाषा नहीं है, बिहारी भाषा। एग्जैक्टली।
और वो बनेगा भी नहीं। अगर जिस दिन हिंदी राष्ट्रभाषा बन गया उस दिन डाइवर्सिटी खतरे में आ जाएगी इंडिया की। ठीक है, इसलिए आई थिंक 23 या 24 लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 7 और 7 या 5 में कॉन्स्टिट्यूशन में, 8 में। हाँ, जहाँ पे भी वहीं पे 21 थे पहले, फिर 2 अभी ऐड हुए थे शायद, तो आई थिंक 23 होगा। तो वो 2 भाषा है। ठीक है, जिसको कि डाला गया है कि दे आर द नेशनल लैंग्वेजेस, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग जगह यूज होते हैं जो। ठीक है, अब इसमें लास्ट है 197 जो कि है इम्प्यूटेशंस प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। बेसिकली ये हो गया नेशनल लेवल पे, वो हो गया स्टेट लेवल पे, कम्युनल लेवल पे, ये हो गया नेशनल लेवल पे, जहाँ पे आप कुछ वैसा चीज पब्लिश कर रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं। Targets more subversive ideological attacks such as publishing assertions that members of a certain religion, race, regional group cannot bear true allegiance to the constitution or demanding that they be denied their citizenship right। ये हो गया नेशनल लेवल पे। मतलब कि आप इस तरीके का एलिगेशन लगा रहे हैं, इस तरीके का चीज आप बोल रहे हैं या अटैक कर रहे हैं कि ये ग्रुप जो है ये देशद्रोही है, या ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती है, ये अपना ही रूल रेगुलेशन चलाती है और इनको इस देश से ही निकाल देना चाहिए। तो ये हो गया नेशनल लेवल पे। और आप किस चीज पे बेसिस कर रहे हैं? तो सेम वही चीज है, रिलीजन, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप, कास्ट, कम्युनिटी, उसी के बेसिस पे आप ये चीज कर रहे हैं। वहां था 2 ग्रुप के बीच में आप लड़ाई करवा रहे हैं, एनमिटी बिटवीन 2 ग्रुप्स। यहाँ पे है आप are non-Indian peoples, they don't follow the constitution of India, they don't follow the laws of India, they should be denied of the citizenship right। इनको इंडिया से ही बाहर निकालो, हटा दो इंडिया से बाहर। ठीक है, तो ये चीज हो गया 97 में। इस पे केसेस भी है, बाबूराव पटेल वर्सेस Union State of Delhi, Supreme Court had to say for enmity from of speech must be read as a whole. The mens rea must be clear. The writing must actively cultivate malicious hatred rather than being a mere historical critique or commentary। मतलब कोई वैसा चीज नहीं होना चाहिए जिसका हिस्ट्री से लेना देना हो, हिस्ट्री में वैसा चीज कहा गया हो, या ऑब्जेक्टिव कमेंट्री। बुक्स वगैरह होता है ना, बुक्स लोग लिखते हैं, कमेंट्रीज लिखते हैं, तो वो ठीक है। लेकिन जहाँ पे भी अगर वो नफरत की भावना दिख गई, कि जहाँ पे इंटेंशनली नफरत फैलाया जा रहा है, हेट्रेड है, मैलिशियस हेट्रेड मतलब नफरत आप फैला रहे हैं इंटेंशनली, गलत इरादे से, तो वहां पे इस चीज को पनिशमेंट मिलेगा। इसका रिसेंट का 21 का ये भी है, देवगन केस, जिसमें लैंडमार्क कंटेम्पररी रूलिंग ऑन हेट स्पीच, द सुप्रीम कोर्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच। ठीक है, इसमें एक टर्म यूज हुआ है, स्पार्क इन अ पाउडर केग, मतलब वो कहता है ना एक छोटी सी चिंगारी आग लगा देती है, तो वही चीज है यहाँ पे। फ्री स्पीच और हेट स्पीच का वही एक डिफरेंस है। हेट स्पीच वो होता है कि अगर हम उसमें अगर छोटा सा चिंगारी हुआ, उस हेट मतलब कोई भी स्पीच में अगर छोटा सा भी चिंगारी है और उस चिंगारी से अगर आग लग गई तो उसको मान लिया जाएगा। Emphasize that the spark in a powder keg rule applies
context, social atmosphere and the medium used such as live television or viral social media are vital parameters to judge the criminal अगर आपके आप हल्का सा बस तो वो स्पीच को हेट स्पीच माना जाएगा। ठीक है, डिफरेंस है फ्री स्पीच वर्सेस हेट स्पीच में। तो इसके साथ ये चैप्टर तो फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर भी कर लें, बहुत छोटा चैप्टर है और बस 7 ही सेक्शन है यस सर। उसके बाद ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है ऑफेंस रिलेटेड टू सर्वे या फिर उनसे उनके जिसमें पहला 198 डिसइन्वॉल्व विद इंटेंट टू इंजर कॉमन सेक्शन है सब जगह है जहाँ पे पब्लिक विद द इंटेंट टू इंजर। अभी आप लोग बोल भी रहे थे कि मारते हैं पीटते हैं वीडियो बना रहे हैं। So whoever a public servant knowingly disobeys any direction of law as to way in the which he has to conduct himself as such public servant intending to cause or knowing to be likely that he will be such disobedience cause injury to any other person will be punished to a maximum of 1 year। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अगेंस्ट द लॉ जा रहा है, अगेंस्ट द रूल जा रहा है एंड ही इज डिसोबेइंग द लॉ और उससे वो किसी को इंजर कर रहा है, किसी को इंजरी प्रोवाइड दे रहा है, इन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो उस केस में ये सेक्शन है। पनिशमेंट 1 ईयर का ही है मैक्सिमम। पनिशमेंट थोड़ा ज्यादा रहने पे मे बी सिनेरियोस कम होते हैं बट नॉट नेसेसरली। चलिए, इसको मिसयूज ऑफ पावर भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली दिस सेक्शन इज नोन एज द मिसयूज ऑफ पावर। जब पब्लिक सर्वेंट अपने पावर का मिसयूज करते हैं तो ये सेक्शन ही लगता है 198। 199 सर ये मतलब अरे सर ये सेक्शन 198 अगर मतलब कोर्ट के द्वारा ये हो जाता है वो मतलब वो इसके मतलब वो मतलब दोषी हो जाता है। तो अगर वो मतलब उसको अगर नौकरी से निकाल दिया गया उसके बाद अगर वो मतलब वापस निकलेगा 1 ईयर आफ्टर तो क्या वो फिर अपनी नौकरी ज्वाइन कर पाएगा? डिपेंड करेगा गवर्नमेंट पे और कोर्ट का ऑर्डर पे। अगर कोर्ट ऑर्डर करता है सिर्फ 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट और कुछ नहीं लेता है तो ये भी हो सकता है कि उनको नौकरी से तो सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर 1 साल के लिए जेल, और उसके बाद गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनको नौकरी पे लेना है कि नहीं। बट अगर कोर्ट का ये ऑर्डर रहता है कि नहीं, अगर कोर्ट का ये ऑर्डर रहता है कि नो ही शुड नेवर परफॉर्म इन पब्लिक सर्विस, फिर जॉब नहीं मिलेगा। वो तो बहुत रेयर केस में होता होगा। जब पनिशमेंट ही 1 ईयर का है तो आप सोच सकते हैं कि नहीं लिखा हुआ उसको तो मैक्सिमम 1 ईयर का पनिशमेंट देना है या फाइन या दोनों। तो इसलिए कह रहे हैं जब पनिशमेंट ही 1 ईयर का है तो ये बहुत पेटी ऑफेंस में माना गया है इसको, मतलब बहुत सिंपल पेटी ऑफेंस है। तो इसलिए इसमें आई थिंक टेम्पररी सस्पेंशन ही होता है। हाँ सर, लेकिन सर इसमें ये भी तो है कि अगर उसको सस्पेंड किया जाता है तो फिर सस्पेंड खत्म होने के बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करता है तो फिर भी वही मतलब 4 ढंग रहता तो फिर भी कोई इसका और कोई 1 साल के लिए जेल जाएगा। हाँ, फिर से 1 साल के लिए जेल जाएगा। इसलिए तो ये सब चीज में अब इसका सैलरी भी नहीं रहता है, ज्वाइन करने के बाद पूरा सैलरी एक साथ मिलता है।
वो मेरे को पता नहीं है। आई थिंक वो 1 साल तक नहीं मिलेगा। जब जेल में रहेगा तो सैलरी नहीं तो सर, नहीं मिलता मिलेगा। है। सस्पेंड होने के बाद अगर फिर से ज्वाइन होता है ना, तो हाँ, उन लोग को पूरा सैलरी जोड़ के मिल देता है सरकार। अच्छा। इसीलिए तो कोई नहीं जाके कंप्लेन वगैरह करना चाहता है। तो इस पे रिसर्च कीजिए, इस पे आर्टिकल लिखिए कि दिस इज द लूप होल इन द सेक्शन। रिसर्च कीजिए, इस पे आप प्रैक्टिकल होना केसेस चाहिए। कलेक्ट कीजिए। हाँ, तो इसलिए रिसर्च कीजिए, आर्टिकल लिखिए इस पे। ये चीज पे तो जो थालापति विजय सस्पेंड किए 3 IPS ऑफिसर को, और वो दोबारा भी मतलब वही स्टेटमेंट है उनका सस्पेंड होने के बाद भी। तो एक पत्रकार ही लिखा हुआ था कि सस्पेंड लोग